रात के 9:45 के करीब अनंत सिंह राणा और राजेश अपने परिवार के साथ अपनी कारों में बैठकर वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। अपने कमरे में पहुंचकर विराट ने सूटकेस से रिवॉल्वर निकाली और अपने कमर में खोसी। फिर कार से एक खूब बड़ा टॉर्च निकाल लाया। उसका इरादा हवेली का एक चक्कर लगाने को था, जिसके बारे में वह सोच तो पल्लवी की लाश मिलने के बाद से ही रहा था, मगर अभी वक्त नहीं मिल पाया था। बहरहाल टॉर्च की रोशनी में इमारत के बाएं तरफ से होता हुआ वह हवेली के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ा। तभी बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ जोर की बिजली चमकी और वातावरण में फैला अंधेरा पहले से कहीं ज्यादा घना उठा। विराट ने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा तो यूं लगा जैसे किसी भी पल जोरदार बारिश शुरू हो जाएगी। अचानक ही उसका ध्यान राजेश और अनंत सिंह की तरफ चला गया। बारिश से पहले कोसी तक पहुंच जाएं, उसने ऐसा सोचा। तो आगे की सड़क बहुत बढ़िया थी, लिहाजा तेज बारिश में ड्राइविंग करना उनके लिए समस्या नहीं बनने वाला था। विराट टहलता हुआ आगे बढ़ता हुआ वह इमारत के पीछे आ गया। फिर करण सिंह राणा के कमरे वाली खिड़की के सामने ठिठक कर टॉर्च के प्रकाश में इधर उधर देखने लगा। यह वही जगह थी जहाँ राणा को बबीता की लाश पड़ी दिखाई दी थी। काफी देर तक उस जगह का मुआयना करने के बाद वह आगे बढ़ गया। कहीं कुछ असामान्य नहीं था, बल्कि कुछ था ही नहीं। उस तरफ बस घास उगी दिखाई दे रही थी, जो कहीं कहीं झाड़ियों की शक्ल लेती दिखाई दे रही थी। ऐसे में वहां किसी सांप बिच्छू के निकल आने का खतरा बराबर था। मगर भूत वह धीरे से हंसा। अंकल भी कितने बड़े अंधविश्वासी हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और वो है कि हवेली में भटकती रूहों की बात करते हैं। यूं ही जाने क्या क्या सोचता आगे बढ़ते हुए वह इमारत के पीछे से गुजरकर उसके दाएं पहलू में पहुंच गया। उधर भी जमीन पर उगी हुई बड़ी बड़ी घासों के अलावा और कुछ नहीं था। उसने एक बार टॉर्च का प्रकाश दूर तक फैल जाने दिया, फिर नीचे देखता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी जोर से बिजली चमकी, फिर बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और अगले ही पल एक अजीब सी आवाज उसके कानों में पड़ी। यूं महसूस हुआ जैसे कोई दांत किटकिटा रहा हो। फिर गुर्राने की आवाज आई। उसने टॉर्च को जल्दी जल्दी चारों दिशाओं में घुमाकर देख लिया, कहीं कुछ भी नहीं था। उसका दिल अनजाने में ही बहुत तेज गति से धड़कने लगा। गुर्राने की आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। फिर एक पल ऐसा भी हुआ जब गुर्राने की वह आवाज उसे एकदम अपने पीछे महसूस हुई। पलक झपकते वह पसीने से नहा उठा और एकदम से एड़ियों के बल पीछे घूम गया। कहीं कोई नहीं था, दूर दूर तक सिवाय वहां उगी घास के, और कुछ दिखाई नहीं दिया। उस वक्त की अपनी हालत पर वह थोड़ा सा मुस्कुरा उठा। उसे इस बात पर भी हैरानी हो रही थी कि थोड़ी देर के लिए ही सही वह पूरी तरह वहां के माहौल में रंगकर खौफजदा हो चुका था। तभी कोई औरत जोर जोर से रोने लगी। आवाज किधर से आ रही थी इसका कोई अंदाजा तो वह नहीं लगा पाया, मगर टॉर्च की रोशनी हर तरफ डालकर इतना सुनिश्चित जरूर किया कि वहां आसपास कोई नहीं था, जबकि आवाज बहुत करीब से आ रही थी। एक गहरी सांस लेकर वह आगे बढ़ा। रात के अंधेरे भरे वातावरण में एकदम से किसी के ठहाके लगाने की आवाज गूंज उठी। कुछ देर तक वह आवाज बिना रुके उसे सुनाई देती रही। फिर वही आवाज रोने में बदल गई। इस बार विराट साफ महसूस कर रहा था कि आवाज हवेली के अंदर से आ रही थी। तो क्या उनके अलावा भी वहां कोई मौजूद था? उसे यकीन नहीं आया। अचानक ही उसे अपने पैरों के पास जोर की सरसराहट महसूस हुई। पलक झपकते हुए उछलकर 2 कदम पीछे हट गया। फिर जैसे ही टॉर्च की निगाह जमीन पर डाली, उसके रोंगटे खड़े हो गए। करीब 3 फीट लंबा एक सांप उसके देखते ही देखते सामने से गुजरता चला गया। अब विराट का धैर्य जवाब दे गया। वहां भटकती कोई रूहें भले ही उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, मगर यूं किसी सांप बिच्छू जरूर उस पर हमला कर सकता था। उसने फौरन अपनी चाल तेज कर दी। बादलों की गर्जन और रह रहकर बिजली का चमकना जारी था। अभी बारिश शुरू नहीं हुई थी। वह अभी हवेली के अगले हिस्से तक पहुंच भी नहीं पाया था कि अचानक उसके सामने आसमान से लेकर जमीन तक रोशनी की एक लकीर खिंचती चली गई। पल भर को उसे जमीन पर पड़ी किसी औरत की लाश दिखाई थी। वह नज़ारा सिर्फ 1 सेकंड का था कि सिवाय लाश के वह और कुछ नहीं देख पाया, मगर इतना तय था कि उसे कोई भ्रम नहीं हुआ था। अचानक ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या सचमुच यहाँ कोई प्रेत लीला चल रही है? उसका मन नहीं माना। अचानक दिखाई दिए नज़ारे से चौंक जाना, थोड़ा भयभीत हो उठना और बात थी, मगर भूत प्रेतों के अस्तित्व पर न तो उसे पहले यकीन था, न अभी हो रहा था। जरूर इन सब घटनाओं के पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड काम कर रहा था, उसने यह मन ही मन सोचा। वह बस हवेली के सामने वाले सिरे पर पहुंचने ही वाला था कि दीवार के साथ हुए पीपल के पेड़ पर कोई हलचल सी महसूस हुई उसे। उसने सिर उठाकर पीपल की तरफ देखा। तभी कोई बड़ी सी सफेद चीज तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। घबराकर उसने ऊपर की तरफ देखा तो सफेद कपड़ों में लिपटी किसी औरत का आभास हुआ। हैरानी की बात यह थी कि वह बिना किसी सहारे के हवा में तैरते दिखाई दे रही थी। ठीक तभी औरत के दोनों हाथ उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए महसूस हुए। अगले ही पल उस पर हमला कर दिया गया। किसी सख्त चीज का प्रहार उसे अपनी गर्दन पर महसूस हुआ और अगले ही पल विराट राणा अपनी चेतना गंवा बैठा और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा।
दूसरी तरफ दो कारें, राजेश की ऑडी और अनंत सिंह की मर्सिडीज, आगे पीछे एक समान रफ्तार से निरंतर हवेली से दूर होती जा रही थी। उस वक्त दोनों का ही ध्यान पूरी तरह पल्लवी की तरफ था। बेमौत मारी गई थी बेचारी। हवेली नहीं आई होती तो आज जिंदा होती। अनंत सिंह ने कभी किसी रूह का उत्पात देखा तो नहीं था, मगर किससे बहुत सुन रखे थे, लिहाजा बड़े भाई की बातों ने सचमुच उसे डरा कर रख दिया था। अच्छा ही हुआ जो किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, वरना पूरी रात नींद नहीं आनी थी उसे। ऊपर से पल्लवी की पंखे से लटकी लाश तो वैसे भी उसे अपनी आंखों के सामने नाचती हुई महसूस हो रही थी। आगे आगे भागी जा रही ऑडी में बैठा राजेश सिंह भी खुद को समझाने की नाकाम कोशिशें कर रहा था। पल्लवी को मन ही मन याद करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। तभी हेडलाइट के प्रकाश के सामने का नज़ारा देखकर उसने हड़बड़ाकर कार को इतनी जोर से ब्रेक लगाया कि पिछली सीट पर बैठे दोनों बच्चे नीचे गिरते गिरते बचे। क्या कर रहे हो पापा? कार्तिक बोला। ठीक से चलाओ ना गाड़ी। जवाब में कुछ कहने की बजाय राजेश गाड़ी रोककर नीचे उतर गया। अनंत सिंह की कार उस वक्त 30 की स्पीड में रही होगी जब उसने राजेश की ऑडी को रुकते हुए देखा। उसके पीछे अपनी गाड़ी फौरन रोक देने की बजाय वह राजेश के एकदम करीब पहुंचकर रुककर राजेश के आगे बढ़ने का इंतजार करने लगा, मगर कार आगे नहीं बढ़ी। फिर राजेश को गाड़ी से नीचे उतरता देखकर वह हैरान रह गया। कार को हैंडब्रेक लगाकर इंजन बंद किए बिना वह नीचे उतरा और राजेश के पास पहुंच गया। क्या हुआ? अनंत सिंह थोड़ा शक भरे लहजे में बोला। अब ये मत कह देना कि गाड़ी के इंजन में कोई नुक्स आ गया है। नहीं कहूँगा भाई साहब, मगर जो हुआ है वह उससे कहीं ज़्यादा बुरा है। बहुत ज़्यादा बुरा? क्या हुआ ऐसा? सड़क खुद ही पड़ी है, कार को आगे निकाल ले जाना संभव नहीं है। सुनकर हड़बड़ाता हुआ अनंत सिंह आगे की ओर बढ़ा और कार की हेडलाइट के प्रकाश में सड़क पर देखने लगा। वहाँ सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ तक करीब 5 फीट गहरा और लगभग उतना ही चौड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा था। पास में ही एक सीमेंट का खूब बड़ा गोल पाइप रखा हुआ था। सड़क के दोनों तरफ करीब 6 फीट नीचे दूर दूर तक फैले खेत थे, इसलिए कार को खेत में उतारकर दोबारा सड़क पर चढ़ा पाना नामुमकिन सा लग रहा था। अनंत सिंह ने तभी सवाल पूछा, अब क्या करें? राजेश के मुंह से निराशा भरी आवाज निकली, वापस हवेली में लौटकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जाहिर है कोई ऐसा शख्स है जिसको हमारा यहाँ से सकुशल लौटना मंजूर नहीं है। कैसी बात करते हो यार? अब क्या ये गड्ढा भी किसी की शरारत का नतीजा है, या फिर तुम ये सोच रहे हो कि यह काम हवेली में भटकती बबीता की आत्मा का है? काम किसी का भी हो, लेकिन आखिरकार हुआ तो वही है जो कि हम नहीं चाहते थे। अब मजबूरन ही सही हमें हवेली में वापस लौटना ही पड़ेगा। मेन सड़क बहुत दूर नहीं होती तो मैं कार यहीं छोड़कर पैदल आगे बढ़ जाता, मगर उस मनहूस हवेली में वापस कदम नहीं रखता। बेमन से सहमति में सिर हिलाता राजेश अपनी कार में सवार हो गया। वहाँ सड़क पर इतनी जगह नहीं थी कि वो लोग कार को यू टर्न दे पाते, इसलिए गाड़ियों को बैक करते हुए काफ़ी दूर ले जाना पड़ा। तब जाकर एक जगह ऐसी दिखाई दी जहाँ मुश्किल से ही सही मगर कार को यू टर्न देने में वे लोग कामयाब हो गए। इसके बाद दोनों गाड़ियाँ वापस हवेली की दिशा में चल पड़ी। अब अनंत सिंह की कार आगे आगे चल रही थी, जबकि राजेश की कार उसके पीछे थी। कुछ दूर जाने के बाद अचानक ही राजेश को यूँ महसूस हुआ जैसे उसके शरीर की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी हो, जो कि एक अजीब बात थी। बेशक आज पूरे दिन उसने कुछ भी नहीं खाया था, मगर एक रोज़ न खाने की वजह से क्या किसी को कमज़ोरी महसूस हो सकती है, मगर उसे हो रही थी। थोड़ा आगे जाते ही उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। दिल हुआ आगे चल रही गाड़ी खुद जोर से टक्कर मार दे या फिर कार को खेतों में कुदा दे। बड़ी मुश्किल से उसने अपने ख्यालों पर काबू पाया और सड़क पर निगाहें जमाते हुए ड्राइविंग करने लगा। बेध्यानी में ही उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ सी गई। नतीजा ये हुआ कि उसकी कार का अगला हिस्सा मर्सिडीज को छूता सा दिखाई देने लगा। फिर अचानक ही उसकी हंसी छूट गई और अगले ही पल उसने अपनी कार को मर्सिडीज से टकरा जाने दिया। टक्कर कोई ज्यादा तेज नहीं थी, मगर रात के सन्नाटे में वह आवाज खूब जोर से गूंजी। क्या कर रहे हो पापा? दोनों बच्चे एक साथ बोल पड़े। गाड़ी आराम से क्यों नहीं चलाते हो? सॉरी बेटा। राजेश की डूबती चेतना जैसे वापस लौटी, उसने फौरन अपनी स्पीड धीमी कर दी। अनंत सिंह ने बैक व्यू मिरर से पीछे देखने की कोशिश की, मगर सिवाय हेडलाइट की आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी के अलावा उसे और कुछ दिखाई नहीं दिया। टक्कर लगने के बाद उसने कार रोकने की भी कोई कोशिश नहीं की। तुम ज़रा पीछे देखो, वह अपनी बीवी से बोला। पता नहीं कैसे गाड़ी चला रहा है ये राजेश। माँ बेटे पहले से मुड़कर पीछे देखने में लगे हुए थे। अंकल की गाड़ी लहरा रही है पापा, बेटा बोला। आप कार रोकिए, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अरे कुछ नहीं, बेध्यानी में हो गया होगा, अनंत सिंह लापरवाही से बोला। देख नहीं रहे इधर सड़क की हालत कितने ख़राब हैं। आयुष दोबारा कुछ नहीं बोला। गाड़ी लगातार राजेश के काबू से बाहर हुई जा रही थी, जबकि उसे लग रहा था कि वह जो कुछ भी कर रहा था जानबूझकर कर रहा था। यानी वह जब चाहता गाड़ी को काबू में कर लेता, मगर नहीं कर रहा था उसकी मर्जी। किसी और को भला क्या प्रॉब्लम है? अगले ही पल वह ठहाका लगाकर हंसा और गाड़ी को एक बार फिर आगे आगे जा रही मर्सिडीज से टकरा जाने दिया। पापा! दोनों बच्चे चीख से पड़े।
क्या कर रहे हो आप? गाड़ी रोको, हमें नहीं जाना आपके साथ। पापा प्लीज़ गाड़ी रोको। राजेश बड़ी लापरवाह स्वर में बोला, डोंट वरी, मैं अपनी कार को अनंत की कार के ऊपर पहुंचाना चाहता हूँ। तब हम बिना पेट्रोल खर्च किए तुम्हारे नाना जी की हवेली में पहुंच जाएंगे, जहाँ अब हम होंगे बबीता की भटकती रूह होगी। फिर हम राणा साहब का गला घोट देंगे। नहीं नहीं, यूँ तो वे एकदम से मर जाएंगे। हम ऐसा करेंगे कि उन्हें छत पे ले जाकर नीचे धकेल देंगे, तब वह बुढ़ा तड़प तड़प कर मरेगा। हम नाचेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। आज दिवाली की रात है इसलिए पटाखे भी फोड़ेंगे। उसके बाद मैं तुम दोनों को भी छत पर ले जाकर जोर से धक्का दे दूंगा, मगर तुम मरोगे नहीं। अनंत मामा तुम्हें बचा लेंगे और तुम्हें पकड़कर जोर से दूर फेंकेंगे, तो तुम लोग सीधा दिल्ली पहुंच जाओगे। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगा। दोनों बच्चे जोर जोर से रोने लगे। आप पागल हो गए हो क्या पापा? ना ना, रो मत मेरे बच्चों, अभी मैं हमारे हेलीकॉप्टर को स्वर्ग में ले चलूंगा, जहाँ तुम्हारी माँ गई है। मिलना चाहते हो ना उनसे? ज़रूर चाहते होगे, मैं भी तो यही चाहता हूँ। अब मेरा कमाल देखो। कहकर इस बार उसने पूरी स्पीड से अपनी कार को अनंत सिंह की कार में दे मारा। जोर की आवाज़ हुई, दोनों बच्चे उछलकर सीट के नीचे जा गिरे। उधर बुरी तरह हड़बड़ाए हुए अनंत सिंह ने अपनी कार सड़क के एकदम किनारे ले जाकर रोक दी। उसके चेहरे पर गुस्सा और डर के मिले जुले भाव एक साथ आ चुके थे। कार रोकने के बाद वह मुड़कर पीछे देखने लगा। तभी राजेश की कार तेज गति से निकलते उसके बगल से गुजरती चली गई, और यूं गुजरी कि जाते जाते भी उसकी गाड़ी को रगड़ने से बाज नहीं आई। नतीजा ये हुआ कि मर्सिडीज का लेफ्ट साइड का मिरर टूटकर नीचे जा गिरा। बुरी तरह डर में आए अनंत सिंह ने एक बार फिर अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। ऑडी की रफ्तार उस वक्त 40-50 से नीचे तो क्या ही रही होगी, जो कि उस खतरनाक सड़क के लिए ज़रा भी उचित नहीं कही जा सकती थी। ऊपर से साफ दिखाई दे रहा था कि राजेश का अपनी कार पर कोई कंट्रोल नहीं था। वह बराबर सड़क पर दाएं बाएं हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे किसी भी पल उसकी कार सड़क से नीचे उतर जाएगी। आखिरकार गाड़ी ड्राइव करते करते अनंत सिंह ने राजेश को कॉल लगाई। मोबाइल उस घड़ी भी कार्तिक के हाथों में था। घंटी बजते ही उसने फौरन कॉल अटेंड कर ली। अंकल बचाइए हमें, वरना पापा हमें मार डालेंगे। आगे के शब्द भयानक चीख में बदल गए। अनंत सिंह ने राजेश की कार को सड़क से नीचे उतरते देखा। अगले ही पल ढलान पर बाईं तरफ झुकती कार पलटती चली गई, पलटकर एकदम उल्टी हो गई। घबराकर अनंत सिंह ने कार की स्पीड बढ़ाई और कुछ सेकंड में दुर्घटना वाली जगह पर जाकर रोक दिया। आंधी तूफान की तरह कार से नीचे उतरकर वह खेतों में उल्टी पड़ी ऑडी की तरफ भागा। नीचे पहुंचकर उसने सबसे पहले पिछला दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर गेट लॉक होने की वजह से कामयाब नहीं हो सका। उसने विंडो से भीतर का नज़ारा देखने की कोशिश की तो आसपास अंधेरा फैला होने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने बारी बारी से पहले राजेश को, फिर उसके दोनों बेटों को आवाज़ दी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। तब अनंत सिंह ने विंडो के शीशे को घूंसा मारकर तोड़ने की कोशिश की, मगर उस काम में भी कामयाब नहीं हो सका। आखिरकार उसने अपनी कार की तरफ मुंह करके बेटे को आवाज़ दी। उसे डिग्गी से टायर लीवर निकाल कर लाने को कहा। आयुष ने दौड़ते हुए इस काम को अंजाम दिया, फिर लीवर को ठोंक कर खिड़की का कांच तोड़ दिया। इसके बाद भीतर हाथ डालकर अनंत सिंह ने डोर लॉक हटाकर दरवाज़ा खोल दिया। दोनों बच्चे आपस में गुड़मुड़ से हुए दोनों सीट के बीच में पड़े हुए थे। वह नज़ारा देखकर अनंत सिंह का कलेजा मुंह को आ गया। आयुष की सहायता लेकर उसने बड़ी मुश्किल से दोनों बच्चों को बाहर निकाला। फिर उनकी नब्ज और धड़कनें चेक करके इस बात की तसल्ली की कि दोनों सही सलामत थे। कार्तिक के सिर से खून बहता जरूर दिखाई दे रहा था। दोनों को उठाकर वह अपनी कार तक पहुंचा। तब तक प्रभावती भी कार से बाहर निकल आई थी। बच्चों को दोनों ने मिलकर कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। इसके बाद अनंत सिंह वापस ऑडी की तरफ बढ़ा ही था कि उसे आयुष की सीख सुनाई दी। पापा जल्दी आइए, अंकल बुरी तरह घायल हैं। घबराकर अनंत सिंह दौड़ सा पड़ा। ड्राइविंग साइड में पहुंचकर उसने जो नज़ारा देखा वह किसी के भी होश उड़ा सकता था। राजेश का पूरा चेहरा खून से तर था। हाथ अजीब सी मुद्रा में स्टीयरिंग व्हील में फंसा हुआ था और कोहनी से टूटा जान पड़ता था। दोनों पैरों में से एक न जाने कैसे सीट के नीचे जा फंसा था, जिसके कारण उसका नीचे का हिस्सा हवा में लटका दिखाई दे रहा था। तो विराट को फ़ोन कर और उसे फ़ौरन यहाँ आने को बोल, कहते हुए उसने अपना मोबाइल आयुष को पकड़ा दिया और खुद राजेश को कार से बाहर निकालने में जुट किया। मगर कई कोशिशों के बावजूद वह उस काम को अंजाम नहीं दे सका। तब जाकर अनंत सिंह को उसकी नब्ज चेक करने का ख्याल आया। स्टीयरिंग में फंसे हाथ को थामकर उसने राजेश की नब्ज टटोली तो वह मर चुका था। वह थोड़ा डरा सहमा उठकर सीधा खड़ा हो गया। आयुष जल्दी से विराट को फ़ोन मिलाने लगा, लेकिन विराट ने फ़ोन नहीं उठाया। तभी उसने अपने पापा से बोला, पापा विराट भैया फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। यह सुनकर अनंत सिंह ने अपने हाथों में मोबाइल लिया और 100 नंबर पर डायल करके सारी जानकारी पुलिस को दी। थोड़ी देर में महिपाल सिंह और अवतार सिंह उस जगह पर पहुंच चुके थे।
उन्होंने भी राजेश की नब्ज चेक की तो राजेश सचमुच मर चुका था। अवतार सिंह ने सभी को हवेली जाने के लिए कहा और एक तरफ डॉक्टर को कॉल करके भी हवेली पहुंचने के लिए कह दिया। थोड़ी देर में सभी लोग हवेली पहुंच चुके थे। डॉक्टर ने बच्चों का इलाज भी कर दिया था और बोला था कि सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। दूसरी तरफ विराट सिंह की राणा की आंख खुली। गर्दन के पिछले हिस्से में तेज दर्द का उसे एहसास हुआ। हाथ पीछे ले जाकर देखा तो कुछ भी अलग महसूस नहीं हुआ। तभी बेहोशी से पहले की घटना याद आते वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। यह देखकर हैरान रह गया कि इस वक्त वह इमारत के भीतर अपने कमरे में था। उसका दिमाग घूम कर रह गया। फिर उसे गुर्राती ठहाके लगाती आवाज और हवा में लटकती किसी सफेद कपड़ों वाली औरत का ख्याल आया। क्या उसने कोई डरावना सपना देखा था? उसका मन नहीं माना, वह सपना नहीं था। तो फिर बाहर से उठाकर कमरे में उसे किसने पहुंचाया? वह उलझ कर रह गया था। जो कुछ भी घटित हुआ था वह सचमुच हुआ था, इस बात की तसल्ली होना बहुत ज़रूरी था। फौरन उसे अपने हाथ में थमी टॉर्च और रिवॉल्वर का ध्यान आया। इधर उधर देखा तो दोनों चीज़ों का साइड टेबल पर मौजूद पाया। फिर उसने अपना सिगरेट का पैकेट और मोबाइल तक टटोल डाला। दोनों चीज़ें जेब में मौजूद थी। एक बात भी ऐसी नहीं थी जो कि साबित कर रही हो कि वह कुछ देर पहले इमारत के बाहर था। कितना पहले? उसने मोबाइल निकाल कर टाइम देखा तो पाया कि 11 बजने वाले थे। इस लिहाज से उसके साथ जो कुछ भी घटित हुआ था वह 30-40 मिनट पहले ही हुआ था। तभी उसकी निगाह मोबाइल में दिखाई दे रहे मिस्ड कॉल के साइन पर गई। खोल कर देखा तो अनंत सिंह की कॉल देखकर फौरन उसका नंबर डायल किया। 2-3 बार बेल बजने के बाद अनंत सिंह ने विराट की कॉल अटेंड किया और उससे पूछा, कहाँ थे विराट? उसने पूछा, क्या हुआ अंकल, आपने इतने वक्त कॉल किया? करा, मैं हवेली में हूँ, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, जल्दी से नीचे आ जाओ, फिर मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। विराट जल्दी से नीचे पहुँचा और उसने जब पूरी बात सुनी तो उसे ज़रा शक हुआ और उसने किसी से बिना बताए बाइक उठाई और बाइक उठाकर घटनास्थल पर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने कार को चेक किया। उसे शक था कि यह किसी की चाल है, हो सकता है कार का ब्रेक फेल कर दिया गया हो। उसने कार की ठीक तरह से जांच की मगर उसे वहां कुछ भी नहीं मिला। वह वहां से जाने ही वाला था, तभी कार के पीछे की तरफ उसे कोई चीज़ चमकती हुई दिखाई थी। पिछला दरवाज़ा खोलकर देखा तो पाया कि वहाँ कांच के कुछ टुकड़े पड़े थे जो टॉर्च की रोशनी के कारण चमक रहे थे। फिर जल्दी ही उसकी निगाह वहाँ गिरे मोबाइल पर पड़ी। उठाकर देखा तो उसकी स्क्रीन का ऊपरा हिस्सा थोड़ा सा टूटा हुआ पाया, लेकिन मोबाइल ऑन ऑफ स्विच पुश करने पर पाया कि वह पूरी तरह से वर्किंग कंडीशन में था। मोबाइल को जेब में डालकर उसने कार के फाटक को बंद किया और सड़क की तरफ बढ़ गया। 10 मिनट बाद वह एक बार फिर से हवेली के भीतर था। अपने कमरे में पहुंचकर वह भी सोने का विचार बना ही रहा था कि उसके मन में अपने अधूरे काम को पूरा करने का ख्याल आया, जो कि अचानक हुए हमले में बेहोश हो जाने की वजह से अधूरा रह गया था। टॉर्च हाथ में लिए वह एक बार फिर बाहर निकला और तेज कदमों से चलता हुआ पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, जहां उसने किसी सफ़ेद साड़ी वाली औरत को हवा में तैरते हुए देखा था। संभवतः उसी ने हमला करके उसे बेहोश कर दिया था। इस बार वह पूरी तरह से तैयार था। उसके मन में दहशत का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। पेड़ के नीचे पहुंचकर उसने बहुत गौर से उसका मुआयना करना शुरू कर दिया। टॉर्च की रोशनी में जहां तक संभव हो सका उसने पेड़ का जर्रा जर्रा देख डाला, मगर वहां ऐसा कुछ नहीं था जिसे देखकर वह कुछ समझ पाता। उसने आसपास की जमीन का भी मुआयना किया, मगर वहां भी कुछ नहीं था। ऐसे में अपने साथ घटित हुई घटना को शायद वह डरावना सपना ही समझ लेता, मगर गर्दन का दर्द उसे यह समझने पे विवश कर रहा था कि उसके साथ जो कुछ हुआ वह सब कुछ सच था। भले ही वो हवा में उड़ती औरत ने ना किया हो या फिर अचानक उसके पीछे आ खड़े हुए किसी शख्स ने, क्योंकि उस वक्त उसका पूरा ध्यान सामने की तरफ था, इसलिए किसी का चुपचाप उसके पीछे आ जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे भी आसपास की ज़मीन पर इतनी घास उगी हुई थी कि किसी के चलने फिरने से वहाँ कोई आट नहीं आने वाली थी। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि क्यों कोई शख्स अचानक उसके परिवार का दुश्मन बन बैठा था, और अगर ऐसा था भी तो उसके लिए हवेली के भीतर अजीबो गरीब सीन क्रिएट करना, अगर सचमुच वहाँ किसी भटकती हुई रूह का उपद्रव नहीं चल रहा था, क्यों ज़रूरी था? ना तो उसके परिवार में किसी का दिल इतना कमज़ोर था कि भूत प्रेतों को सामने देखकर उसका हार्ट फेल हो जाता, ना पुलिस ही वहाँ घटित किसी कत्ल की वारदात को प्रेत लीला मानकर केस की फाइल क्लोज कर सकती थी। फिर कातिल को वैसा करके क्या हासिल था? उसने अगर कत्ल करना ही था तो वह सीधा सीधा उन पर वार क्यों नहीं कर रहा था? जैसे पल्लवी बुआ के गला घोटकर हत्या करने के बाद उनके कपड़े उतार कर पंखे से लटकाने से तो कहीं ज़्यादा आसान काम यह था कि हत्या के बाद कातिल फ़ौरन वहाँ से फरार हो जाता। फिर इतना बड़ा रिस्क कातिल ने क्यों लिया? उससे भी बड़ा सवाल ये था कि जिस वक्त कमरे में ये सब कुछ चल रहा था उस वक्त राजेश की नींद क्यों नहीं खुली? उसने कोई आहट क्यों नहीं महसूस की, या खुद उसकी बुआ ने चीखने चिल्लाने या अपने बचाव की कोई कोशिश क्यों नहीं की? सवाल ढेरों थे।
जिनमें से एक का भी जवाब उसके पास नहीं था। फिर उसका ध्यान राजेश की तरफ चला गया। क्या उसका भी कत्ल किया गया था? मगर कैसे? कोई क्यों उसे गलत ढंग से ड्राइविंग करने पर मजबूर कर सकता था? नहीं, वह कत्ल का मामला तो नहीं हो सकता। ज़रूर बुआ जी की मौत का उस पर अचानक कोई बड़ा असर हो गया था, जिसके कारण वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। इसी तरह के विचारों में डूबता उतरता वह वापस इमारत में लौट आया, मगर अपने कमरे की तरफ बढ़ने की बजाय ऊपर को जाती हुई सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। आज वह हवेली के हर कोने को अच्छी तरह से देख लेना चाहता था। उस काम को दिन में ज़्यादा बेहतर ढंग से अंजाम दिया जा सकता था, मगर वह जानता था कि असलियत तक पहुंचने बिना उसे नींद नहीं आने वाली थी। पहली मंजिल पर पहुंचकर उसने दीवार में लगे स्विच बोर्ड के 2-3 स्विच ऑन किए तो पूरा गलियारा रोशनी में से जगमगा उठा। आगे बढ़ता वह उस गली के आखिरी सिरे तक पहुंच गया। सामने की तरफ एक बड़ी सी खोली हुई खिड़की थी, जिस पर कोई दरवाज़ा नहीं लगा हुआ था। विराट कुछ पल वहाँ खड़ा होकर हवेली के बाहर देखता रहा, फिर उछक कर खिड़की पर बैठ गया और बाउंड्री के बाहर की सड़क की ओर देखने की कोशिश करने लगा। वह खिड़की लगभग हवेली की 4 दीवारी जितनी ऊंचाई पर थी, पर इसलिए उस पर बैठकर बाउंड्री वॉल के उस पार देख पाना संभव नहीं था। सड़क पर निगाह डालने का ख्याल उसके जहन में क्यों आ रहा था, ये बात खुद उसके समझ से परे थी। मगर कुछ ही देर में सड़क पर एक नज़र मारने के लिए वह इतना बेचैन हो उठा कि सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। वहाँ भी गलियारे के आखिरी छोर पर एन पहली मंजिल जैसी एक खूब बड़ी खिड़की बनी हुई थी, जहाँ पहुंचकर वह कुछ देर तक बाहर की सड़क का नज़ारा करता रहा, मगर वहाँ कोई बल्ब वगैरह मौजूद न होने के कारण दूर दूर तक सिवाय अंधेरे के और कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगाकर गहरे गहरे कश लगाने लगा। तभी वहाँ फैले सन्नाटे में उसे अपने पीछे कोई आहट सी महसूस हुई। यूँ लगा जैसे लोहे की कोई बेहद छोटी चीज़ फर्श पर आकर गिरी हो। पलट कर देखा तो वह लोहे की बजाय कांच की गोली थी, जो लुढ़कती हुई दीवार के पास पहुंचकर रुक चुकी थी। उसने झुककर कंचे को उठाया और इधर उधर देखता हुआ यह जानने की कोशिश करने लगा कि वह गिरा कहाँ से था। सीलिंग में ऐसा कोई छेद मौजूद नहीं था जहाँ से उसके नीचे गिरे होने के बारे में वह सोच पाता। फिर इतनी रात गए वहाँ कंचा आया किधर से, सोचते हुए उसने एक बार फिर से खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। बीच बीच में सिगरेट के कश भी लगाए जा रहा था। तभी टन टन की आवाज़ों से गलियारा गूंजता सा चला गया। विराट ने हड़बड़ा कर पीछे देखा तो यह देखकर भौचक्का रह गया कि अब वहाँ 50 की तादाद में कांच की गोलियां पड़ी हुई थी। उसने फौरन वहाँ फैले कंचों से बचते हुए सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। दाहिने तरफ पहुंचकर वह ठिठक गया। सीढ़ियों पर कोई नहीं था, ना ही किसी के भागते कदमों की आवाज़ उसके कानों तक पहुंची। जी भर कर हैरान होते हुए वह खिड़की के पास वापस लौटा, जैसा जानना चाहता हो कि अब आगे क्या होने वाला था। इस बार उसने पहले वाली गलती नहीं दोहराई। खिड़की की तरफ मुंह करके खड़े होने की बजाय उधर पेट करके खड़ा हो गया। उसकी निगाहें सीढ़ियों के दाहिने से चिपक कर रह गई थी। आए तो सही, वह जैसे ही खुद से बोला, इस बार नहीं बचने वाला वो। मगर फिर कोई घटना नहीं घटित हुई। सिगरेट खत्म हुई तो उसने वहाँ मौजूद एक कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। पहला कमरा एकदम खाली और धूल से भरा हुआ था, जो कि कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं दिखाई दे रहा था। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर दूसरे कमरे के सामने पहुंचा। उसका हाल भी पहले कमरे जैसा ही था। उसे देखकर कहीं से भी यह नहीं लग रहा था कि हाल फिलहाल वहाँ किसी के कदम पड़े हों। तीसरा कमरा थोड़ा सा अलग निकला। भीतर न सिर्फ एक बेड रखा हुआ था, बल्कि फर्श पर पड़ी धूल भी साफ डिस्टर्ब जान पड़ रही थी। कमरे की लाइट ऑन करने के बाद उसने झुककर नीचे बने निशानों का मुआयना किया तो उनमें से एक भी इंसानी पैरों के नहीं जान पड़ रहे थे। पंजे के निशान, लेकिन किसी अजीबोगरीब आकार के थे, जो कि किसी जानवर के भी नहीं हो सकते थे। मगर इस बात की वह गारंटी ले सकता था कि वहाँ किसी बिल्ली के पैरों के निशान तो नहीं थे। फिर जैसे ही उसकी निगाह कुछ ज़्यादा स्पष्ट निशानों पर पड़ी, वह देखकर हैरान रह गया कि दिखाई दे रहे निशान जूतों के थे, जिनके तले में ऐसे गुटके लगे हुए थे जिनकी वजह से अस्पष्ट निशानों को वह पहचान नहीं पाया था। फिर उसने ज़्यादा ध्यान से देखा तो पाया कि वहाँ एक से ज़्यादा लोगों के जूतों के निशान मौजूद थे, जो कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो सकते थे। वह बात हैरान कर देने वाली थी। हाल फिलहाल इतने लोग तो वहाँ कभी इकट्ठे नहीं हुए थे, जबकि जूतों के निशान एकदम ताज़ा बने दिख रहे थे। ऊपर से उसका चाचा शायद ही कभी ग्राउंड फ्लोर से ऊपर कदम रखता हो। खुद विराट को याद नहीं आ रहा था कि आखिरी बार उसने हवेली की सीढ़ियाँ कब चढ़ी। ये बात अलग थी कि वहाँ बने निशानों से फिलहाल वह कोई नतीजा नहीं निकाल पाया। मन ही मन उसने अलग अलग रोज़ केदार से उस बात सवाल करने का फैसला किया और आगे बढ़कर वह वहाँ मौजूद इकलौते पलंग के करीब पहुंचा और झुककर उसने नीचे देखने की कोशिश करी। तभी जोर से कर की आवाज़ गूंजी। पल भर को यूं लगा जैसे कोई बेहद हल्की चीज़, जैसे कि कोई कपड़ा उसकी पीठ को छू रहा हो। हड़बड़ा कर विराट ने खुद को बाएं कंधे के बल गिर जाने दिया।
पलक झपकते ही कमर में खुशी रिवॉल्वर उसके हाथों में आ चुकी थी, मगर सब व्यर्थ साबित हुआ। कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। अभी वह उस स्थिति से पूरी तरह नहीं उबर पाया था कि तभी जोर से खट खट की आवाज़ गूंजने लगी। यूं लगा जैसे लकड़ी की किसी भारी चीज़ को फर्श पर पटक दिया गया हो। अचानक ही विराट के रोंगटे खड़े हो गए। वह उछलता हुआ उठकर खड़ा हो गया। सेकंड से भी कम वक्त में उसकी निगाह पूरे कमरे में घूम गई। तभी खट की आवाज़ दोबारा गूंजी। इस बार पहले की अपेक्षा बहुत तेज आवाज़ हुई। तब जाकर उसकी समझ में आया कि कमरे की खिली हुई खिड़की के पल्ले हवा के तेज चलने से चौखट से टकरा रहे थे, जिसके कारण वह आवाज़ उत्पन्न हुई। और उससे पहले वह जरूर तेज हवा के स्पर्श से चौंक उठा था। मन ही मन वह खुद पर झुंझला उठा। आगे बढ़कर खिड़की के करीब पहुंचा और उसे बंद करने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी निगाह इमारत के बाएं हिस्से की तरफ चली गई। वहां अंधेरे में उसे कुछ दिखाई दिया। हैरानी की बात यह थी कि वहां आसपास फैले अंधकार में भी उस आकृति का आभास बराबर हो रहा था। वह आंखें फाड़ फाड़ कर उधर देखने लगा। ऐसे में एक पल को सफ़ेद कपड़ों वाली किसी औरत का एहसास होता तो अगले ही पल यूं लगने लगता जैसे कोई बड़ा सा जानवर वहां खड़ा हो। उसने और ज़्यादा गौर किया तो पाया कि वह कोई गाय या फिर सांड हो सकता था, मगर हैरानी की बात यह थी कि हवेली के बंद फाटक के भीतर कोई जानवर भला कैसे पहुंच सकता था। तभी वहाँ एक नई हलचल महसूस हुई। यूं लगा जैसे ज़मीन पर बैठा जानवर दो पैरों पर उठकर खड़ा हो गया हो। अगले ही पल वहाँ कोई स्त्री खड़ी दिखाई देने लगी। उसके लंबे लेकिन सफ़ेद बाल खुले हुए थे और बहुत चमकीले प्रतीत हो रहे थे। फिर उसके देखते ही देखते इमारत की तरफ वह बढ़ने लगी, मगर भीतर दाखिल होने की बजाय उस तरफ तो चलती गई जिधर पीपल का खूब बड़ा पेड़ लगा हुआ था। दीवार की ओट में पहुंचकर वह दिखाई देना बंद हो गई। तभी कमरे में जलता बल्ब एकदम से बंद हो गया। फिर एक धप की आवाज़। अगले ही पल यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया हो। फिर कुछ और अजीब सी आवाज़ें उसके कानों में पहुंचने लगी। यूं लगा जैसे ढेर सारी मक्खियाँ अचानक इकट्ठा होकर भिनभिनाने लगी हों। विराट की सांसें अनजाने में ही लोहार के धपनी की तरह चलने लगी। बुरी तरह हड़बड़ाता हुआ वह तेज़ी से बेड की तरफ बढ़ा जहाँ उसने टॉर्च रख रखी थी। इधर उधर टटोलकर उसने टॉर्च बरामद किया और अभी उसे जलाने की कोशिश कर ही रहा था कि दाएं गाल पर उसे तेज चुभन का एहसास हुआ। उसका हाथ फौरन गाल पर पड़ा। अगले ही पल कोई मक्खी जैसी चीज़ उसकी उंगलियों में दबी हुई थी, जिसे उसने फौरन अपने से दूर कर दिया। फिर टॉर्च जलाकर इधर उधर रोशनी डाली तो आगे जो नज़ारा उसे दिखाई दिया उसे देखकर विराट के होश उड़ गए। बेड के करीब एक मधुमक्खियों का छत्ता पड़ा हुआ था, जिसमें से निकल निकल कर ढेर सारी मधुमक्खियाँ कमरे में इधर उधर उड़ रही थीं। वह छत्ते के ऊपर से छलांग मारकर तेजी से दरवाजे की तरफ भागा। उसकी तमाम आशंकाओं के बावजूद दरवाज़ा खुला हुआ था। बाहर निकलते ही उसने पलटकर सबसे पहले उस दरवाजे को बंद किया, फिर लपक कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। कहीं कोई नहीं था। बाहर तेज हवा चल रही थी जो कि खुली खिड़की के जरिए भीतर दाखिल होकर धूल का गुब्बार सी उड़ाती नजर आ रही थी। फिर हवा के शोर में उसे कुछ और सुनाई दिया। एक अजीब सी मगर साफ आवाज़ नहीं थी, जैसे किसी रोने की या फिर हंसने की। अगले ही पल आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज उठी। अब उसे साफ साफ किसी औरत की खनकी हुई हवा हंसी सुनाई दे रही थी। कौन है यहाँ? उसने कड़क पुलिसिया लहजे में पूछा, मगर कोई जवाब नहीं बोला। मैं कहता हूँ कौन है, सामने आ जाओ। जवाब में किसी औरत ने बुलंद कहकहा लगाया। जाने उस हंसी में कुछ खास था या फिर वहाँ के माहौल का असर था। विराट के शरीर ने जोर की झुरझुरी ली। आवाज़ की दिशा का अंदाज़ा लगाता वह आगे बढ़ा और सीढ़ियों तक जा पहुँचा। आवाज़ अब पहले से ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। हैरानी की बात यह थी कि वह आवाज़ किसी एक दिशा से आती प्रतीत नहीं हो रही थी। वह जिधर भी देखता ऐसा लगता कि आवाज़ उधर से ही आ रही है। कौन है यहाँ? इस बार वह किसी शेर की तरह दहाड़ा। उस दहाड़ में किसी और पर कोई असर हुआ या नहीं ये कहना मुश्किल था, मगर विराट को अपने भीतर एक नई प्रकार की ऊर्जा संचारित होती हुई महसूस हुई। उसका खत्म होता आत्मविश्वास एकदम से वापस लौट आया, मगर जवाब इस बार भी नहीं मिला। सामने आ जाओ वरना अब मैं गोली चला दूंगा, कहकर उसने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली और टॉर्च के प्रकाश में इधर उधर देखने लगा। हंसने की आवाज़ एकदम से आनी बंद हो गई। हिचकते हुए उसने बाकी के कमरों को चेक करने का मन बनाया और एक बार फिर गलियारे में आगे बढ़ा। बाहर चलती हवा हर पल तेज होती जा रही थी और तब तक आंधी का रूप धारण कर चुकी थी। फिर एकदम से अजीब तरह की डरावनी ना समझ में आने वाली आवाज़ें उसके कानों तक पहुंच रही थीं। उस बीच बाहर मौजूद नीम के पेड़ की टहनियों के आपस में टकराने और चरमराने की आवाज़ें भी उसके कानों तक पहुंच रही थी, जिनका मिला जुला असर ये हो रहा था कि वहाँ का भयावह माहौल प्रतिपल और भी ज़्यादा डरावना होता जा रहा था।
जाने वहाँ उत्पन्न होती ध्वनि या तेज आंधी की उपज थी या फिर सचमुच वहाँ कोई ऐसा था जो उसे बुरी तरह डराने पर तुला हुआ था। विराट बार बार खुद को यकीन दिला रहा था कि जो कुछ भी वहाँ हो रहा था वह किसी अलौकिक शक्ति के किए नहीं हो रहा था। मगर अगले ही पल उत्पन्न हुई जरा सी आहट उसकी हिम्मत पर भारी पड़ जाती थी। वह चौंक उठता, उसके रोंगटे खड़े हो जाते। एक बार तो उसके मन में ये भी आया कि वापस नीचे लौट जाए, बाकी की जांच पड़ताल कल दिन में कर लेगा। मगर उसकी जिद थी, या फिर उसका ईगो कह लिया जाए, जो उसे यूँ डर कर वापस नहीं लौटने दे रहा था। नतीजा ये हुआ कि उसके भीतर एक युद्ध सा छिड़ गया। दिमाग कहता था कि जो कुछ भी चल रहा था वह षड्यंत्र था, जबकि दिल बार बार करण राणा की कई बातों पर जाकर ठहर जाता था। हर तरफ फैला गहन अंधकार जैसे उस माहौल की भयावहता को हर पल बढ़ाता जा रहा था। उस फ्लोर पर 4 और कमरे थे, जिन्हें उसने एक एक करके खोलकर देख डाला। कहीं कुछ नहीं था, सब कुछ एकदम सामान्य दिखाई दे रहा था। फिर से किसी कमरे के भीतर कदम रखने की उसकी मजाल नहीं हुई। टॉर्च का प्रकाश इधर उधर डालता आखिरकार वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ उठा। सीढ़ियों के पास पहुंचकर उसने नीचे को जाती पहली सीढ़ी पर कदम रखा, ताकि टॉर्च के प्रकाश में सीढ़ियों के नीचे उसे एक औरत खड़ी दिखाई दी, जिसका पूरा चेहरा खून से रंगा हुआ था और बूंद बूंद होकर खून फर्श पर टपक रहा था। वह ऊपर से नीचे तक सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे, जबकि आंखें एकदम लाल थीं। वह आंखें फाड़कर नीचे खड़ी औरत को देखता रहा। तभी उसे अजीब सी एक गंध महसूस हुई, मगर वह वक्त किसी गंध पर दिमाग खपाने का नहीं था। सामने साक्षात एक चुड़ैल खड़ी दिखाई दे रही थी, जिसको देखकर अब तक वह अपने होश नहीं खो बैठा था। यही बहुत बड़ी बात थी। औरत के शरीर में ये बिल्कुल भी हरकत नहीं हो रही थी। वह एकदम शांत खड़ी थी, यूं खड़ी थी जैसे किसी लाश को वहां लाकर खड़ा कर दिया गया हो। बड़ी हिम्मत करके विराट ने उससे पूछा, कौन हो तुम?" यूं लगा जैसे कोई भयानक नशे की तरंग में बोल रहा हो। तभी उसी औरत की आवाज़ आई, "नहीं पहचाना?" ऊपर से विराट को उसके होंठ तक हिलते नहीं दिखाई दे रहे थे। पता नहीं वैसा उसके चेहरे पर फैले खून की वजह से महसूस नहीं हो पा रहा था, या फिर सचमुच वह बिना होंठ हिलाए ही बोल रही थी। "ना, मैं तुम्हें नहीं जानता। कौन हो तुम?" "मैं हूँ बबीता, तेरे दिल की मलिका। महीनों से तेरा इंतज़ार कर रही थी।" "मेरा मेरा इंतज़ार पर किस लिए?" वह एकदम डरावनी आवाज़ में बोली, "जानना चाहता है?" हाँ, मेरा मतलब है, अगर तुम बताना चाहो तो।" जवाब में औरत ने अपनी साड़ी उतारनी शुरू कर दी। ये क्या कर रही हो तुम?" "तुम्हें पाना चाहती हूँ।" वह अपने दोनों हाथ सामने की तरफ फैलाते हुए बोली, "मैं सबकी बन चुकी हूँ, बस तू ही बचा है। आ जा, अब और देर मत कर।" अनजाने में ही विराट की आवाज़ तेज़ हो गई, "बस करो, भगवान के लिए नौटंकी बंद करो और साफ साफ बताओ कि तुम कौन हो?" जवाब में औरत ने जोरदार हंसी के साथ बोला। इस बार उसका खुलता हुआ मुंह विराट ने साफ देखा, मगर मुंह के भीतर न जाने कितने कीड़े मकोड़े भरे हुए थे। वह लगातार जोर जोर से ठहाके लगाई जा रही थी। विराट अपने भीतर की पूरी हिम्मत बटोर कर बोला, "देखो, तुम मुझे यूं नहीं डरा सकती। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम कोई आत्मा वात्मा नहीं हो।" कहकर उसने रिवॉल्वर निकालकर उस पर तान दिया। औरत ने पहले से ज्यादा बुलंद अंदाज में कहा लगाया, फिर एकदम से शांत हुई और बोली, "तू मुझे नहीं मार सकता।" "अच्छा, और क्यों नहीं मार सकता?" वह अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाकर गुर्राती हुई बोली, "क्योंकि मैं रूह हूँ। मुझे कोई नहीं मार सकता। ना ही तेरे खानदान का सर्वनाश किए बिना मेरी आत्मा को चैन मिलेगा। तुम सब मेरे हाथों से मरोगे, कोई नहीं बचेगा।" कहकर उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। ठीक तभी विराट को अपने पीछे दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। यूं लगा जैसे अभी कोई उस पर झपट पड़ेगा। घबरा कर वह एकदम से एड़ियों के बल घूम गया। पीछे एक बड़ी सी खिड़की थी, जो उस घड़ी खुली पड़ी थी। टॉर्च का प्रकाश उसने खिड़की की तरफ किया तो वहां कुछ नहीं दिखाई दिया। बुरी तरह हैरान वह वापस सीढ़ियों की तरफ घूम गया। अब वहां भी कोई नहीं था। बबीता की रूह अपनी जगह से गायब हो चुकी थी। अपनी जगह पर खड़ा विराट टॉर्च के प्रकाश सीढ़ियों से नीचे डालता हुआ दोबारा उसके प्रकट होने का इंतजार करने लगा, लेकिन कहीं कुछ भी घटित नहीं हुआ। ना तो बबीता की आत्मा उसे दोबारा दिखाई दी, न ही अपने पीठ पीछे कोई चीख सुनाई दी। पूरी तरह हैरान परेशान वह सीढ़ियां उतरने लगा। चौथे स्टेप पर पैर पड़ते उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। फिर इससे पहले कि वह समझ पाता, पल भर को यूं लगा जैसे उसके जूतों में गोल गोल पहिए जोड़ दिए गए हों। उसका बैलेंस बिगड़ा और वह तेजी से सीढ़ियों पर फिसलता चला गया। नीचे पहुंचने से पहले वह जैसे तैसे खुद को संभालने में कामयाब हो गया। अचानक नीचे गिरने के कारण रिवॉल्वर और टॉर्च दोनों ही उसका साथ छोड़ गए थे। उसने खुद को संभाला और उठकर खड़ा हो गया। शुक्र था उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। मुड़कर सीढ़ियों की तरफ देखा तो गहरे अंधकार में कुछ दिखाई नहीं दिया। वह हिम्मत बटोर कर बोला,
कौन है यहाँ? कुछ क्षण सन्नाटा छाया रहने के बाद कोई जोर से बोला, मौत। बकवास मत करो, मैं यूं तुम्हारा पीछा छोड़ने नहीं वाला, विराट ने जवाब दिया। जवाब में एक बार फिर कुछ देर के लिए खामोशी छा गई, फिर किसी औरत की आवाज़ गूंजी, मैं भी नहीं छोड़ूंगी। यूं लगा जैसे कोई दांत पीसता हुआ बोला, किसी को नहीं छोड़ूंगी। हो कौन तुम? विराट ने सवाल किया, लेकिन सन्नाटा छा गया। जवाब क्यों नहीं देती, कौन हो तुम? फिर से उसी औरत की आवाज़ आई और आवाज़ में उसने बोला, मौत। तो फिर छिप कर क्यों खड़ी हो, सामने आकर मुझसे मुकाबला क्यों नहीं करती? फिर कोई जवाब नहीं आई और ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। इसके बाद एकदम से शांति छा गई। विराट ने दोबारा कुछ कहे जाने का इंतज़ार किया, फिर सावधानी से बाकी सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पहुंचा। किसी भी वक्त खुद पर होने वाले हमले से आशंकित वह कोई आहट लेने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे अपने जेब में पड़े लाइटर का ख्याल आया, मगर चाह कर भी वह लाइटर के जरिए वहां रोशनी नहीं कर पाया, क्योंकि तेज हवा में लाइटर की लौ जलते के साथ ही बुझ जा रही थी। उस कोशिश में फर्श पर पड़ा उसे अपना टॉर्च दिखाई दे गया। उसने टॉर्च को उठाकर रोशनी नहीं करने की कोशिश की, मगर टॉर्च नहीं जली। तब उसने टॉर्च को जोर जोर से अपनी बाईं हथेली पर पटकना शुरू कर दिया। वैसा करने के दौरान एक दो बार टॉर्च जली, मगर जलकर फौरन बुझ गई। विराट कोशिश करता रहा। कई अटेम्प्ट में फेल हो जाने के बाद आखिरकार वह टॉर्च ऑन करने में कामयाब हो गया। इसके बाद उसने रिवॉल्वर की तलाश में इधर उधर देखा तो वह सीढ़ियों पर पड़ी दिखाई दी। उसने झुककर उसे उठाया और टॉर्च की रोशनी सामने की तरफ फेंकता हुआ सीढ़ियों से उतरने लगा। तब तक उसकी तमाम हिम्मत जवाब दे चुकी थी। बाकी का काम उसने अगले रोज के लिए करना ही बेहतर समझा। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर उसने एक बार अनंत सिंह के कमरे की तरफ देखा, फिर बाईं तरफ मुड़कर करण राणा के कमरे के सामने जा खड़ा हुआ। अपने पलंग पर लेटा रहा। उस घड़ी खर्राटे भर रहा था। हैरानी की बात थी कि ऊपर कई बार उसके जोर जोर से बोलने की आवाज़ सुनकर भी किसी की नींद नहीं खुली थी। होने को यह भी हो सकता था कि तेज हवा की वजह से उसकी आवाज़ दब कर रह गई हो और वह नीचे तक ना पहुंची हो। आंधी उस वक्त तभी भी चल रही थी। बादलों की गर्जन और रह रहकर जोर जोर से बिजली के नज़ारे भी होने लगते थे, पर बारिश अभी तक शुरू नहीं हुई थी। राणा के सामने से हटकर वह अपने कमरे में पहुंचा और बिस्तर पर लेट गया। तब जाकर उसका ध्यान गल में उठती दर्द पर गया। पीछे गुजरे हंगामे में तो जैसे वह उस दर्द को भूल ही गया था। उसने कुछ क्षण गाल के सूखे हुए हिस्से को दबा दबा कर वहां से जहर निकालने की कोशिश करी, मगर दर्द कम होने की बजाय लगातार बढ़ता चला गया। जिसे बर्दाश्त तो वो बेशक कर सकता था, मगर वहां से उठती टीसी उसे सोने नहीं दे सकती थी। आखिरकार बेड से उतरकर वह बाहर की तरफ बढ़ा, फिर इमारत से निकलकर बाई तरफ को बढ़ा और किचन के बगल में बने सर्वेंट क्वार्टर के सामने जाकर खड़ा हुआ, जिसमें केदारनाथ का स्थायी निवास था।